नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। हमारे प्रधानमंत्री भारत देश को विश्व गुरु बनाने का खोखला दावा करते हैं। भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनने की सलाह देते हैं। हम विश्व गुरु तो बनने जा रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमित देशों की सूची में। इसके अलावा हम किसमें बन सकते हैं? जब हमारे देश के सक्षम लोग अपना इलाज कराने विदेश जाते हैं, उच्च शिक्षा के लिए अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, यानी जिस देश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, जिस देश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं है, वो देश कैसे विश्व गुरु बनेगा? जिस देश के नागरिक इलाज ना मिल पाने के कारण सड़क पर ही दम तोड़ देते हो, वो कैसे विश्व गुरु बनेगा? जिस देश की महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा ना मिल पाने के कारण अस्पतालों के प्रांगण में, सड़कों पर बच्चों को जन्म देना पड़ता हो, वो कैसे विश्व गुरु बनेगा? कोई भी नेता या मंत्री, मैं किसी छुट भैया नेता की बात नहीं कर रहा, यानी जिसने सत्ता सुख भोगा है, उसे जब इलाज की जरूरत होती है तब क्यों वो विदेश भागता है? क्यों हमारे देश के निजी अस्पतालों की शरण लेता है? क्यों संबित पात्रा जैसे डॉक्टर जो नेता बनकर टीवी चैनल्स पर जोकरों की तरह डिबेट करते हैं, उनको जब कोरोना होता है तब क्यों नहीं वो दिल्ली के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल एलएनजेपी में अपना इलाज कराते हैं? क्यों जब देश के गृह मंत्री को कोरोना होता है तो क्यों नहीं वो कोविड हॉस्पिटल एलएनजेपी में इलाज कराते हैं? क्यों मेदांता भाग जाते हैं? ऐसा करके देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा कर सकते हैं, यानी कि अगर सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते हैं कि देखो हम भी सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते हैं और यहां बेहतर इलाज होता है, लेकिन सिस्टम का वो हिस्सा है और जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं, इसलिए नहीं जाते। ईश्वर अमर सिंह की आत्मा को शांति दे, जिनकी अभी चंद दिनों पहले सिंगापुर के अस्पताल में लंबे समय से इलाज चल रहा था, लेकिन वो जंग हार गए। ये एक ताजा उदाहरण है नेताओं का जो विदेश जाते हैं इलाज कराने। तो क्या भारत के नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा पाने का फंडामेंटल राइट्स नहीं है? आखिर किसकी जिम्मेदारी है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की? या नागरिक सिर्फ वोटर है, एक कमोडिटी है जिसे हर चुनाव पर याद किया जाता है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा देने की जिम्मेदारी किसकी है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान, हमेशा की तरह जो फ्राइडे को हम जुड़ते हैं डॉक्टर अंशुमान के साथ कैंसर के लिए, और आज हमारे साथ डॉक्टर आलोक हैं, अलीगढ़ से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आलोक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। डॉक्टर अंशुमान, सबसे पहला जो मूल प्रश्न है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इसको जनता के लिए उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है? शुरुआत आपने बहुत साधारण तरीके से किया है, जवाब भी उतने साधारण तरीके से देता हूं। ये पूरी तरह जिम्मेवारी सरकार की होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, हमें कोई मतलब नहीं है सरकार किस पार्टी की। सरकार से मतलब है जिसने संविधान की शपथ ली है देश या राज्य चलाने के लिए। गवर्नेंस के तहत उनका ही कर्तव्य है कि स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएं। जहां तक अपने बात करी फंडामेंटल राइट की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 कहता है राइट ऑफ लाइफ, राइट टू लिबर्टी, उसमें राइट टू हेल्थ भी है। राइट टू हेल्थ आपको मुहैया कराना है। कहाँ? नियरेस्ट डोर स्टेप। नियरेस्ट डोर स्टेप मतलब डॉक्टर आलोक और ज्यादा क्लियर करें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, टर्शियरी सेंटर, मतलब इलाज चाहे सर्दी जुकाम बुखार से लेके कैंसर तक हो, ये सरकारी तंत्र में इतनी व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए कि उसका इलाज वहीं हो जाए। अफसोसवश विगत 30 साल में अगर मेडिकल के ग्राफ को आप देखेंगे किस तरह से ग्राफ नीचे उतरता जा रहा है। पहले किसी व्यक्ति का कोई इलाज, बहुत कठिन इलाज कराना हो तो कुछ नहीं समझ में आता था, लोग मेडिकल कॉलेज रेफर करते थे ये मान के इनका इलाज यहां संभव हो जाए। कब आपके आंखों पे पर्दा डाल के ये हक, ये आपका अधिकार छीन लिया गया और आपको निजी अस्पताल के लिए मजबूर किया गया, शायद आपको पता भी नहीं चला होगा। आपके हाथ से स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, तीन जो निजी जरूरतें हैं छीन ली गई और निजी कंपनियों के हाथ दे दी गई है कि जैसे चाहो इनके साथ खिलवाड़ करो। जी रवि, जैसे चाहो इनके साथ खिलवाड़ करो। डॉक्टर आलोक, आखिर हम कहां पे असफल हो जाते हैं, यानी हमारी सरकारें क्यों इसमें असफल हो जाती हैं नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने के लिए? क्या इनकी एक साठगांठ निजी अस्पतालों के साथ में हो जाती है, या उनको मौका देती हैं ताकि वो पैसा लूट सकें जनता से, और बीच में जो भी उनकी अगर कोई कोऑर्डिनेशन है तो उसमें वो कोऑर्डिनेशन का अब हिस्सेदारी ले सकें? रविंदर, इस सवाल को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहूंगा कि जब हम लोग बात करते हैं हेल्थ केयर की,
या जब हम बात करते हैं एक स्वास्थ्य सेवा की, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम इस तरह से बात करेंगे तो इसमें हमें एक डिफरेंट लेवल ऑफ हेल्थ केयर होते हैं, जिसको कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शरी हेल्थ केयर कहते हैं। और अभी जो एक बेसिक जिम्मेदारी है कि जैसे जो समस्याएं हैं, हमारी हेल्थ समस्याएं हैं, तो वो किस लेवल पर हैंडल होंगी या किस लेवल पर मैनेज होंगी, तो उसके लिए हमें समझना होगा। अभी जैसे जो हमने उदाहरण लेकर चले हैं कि जो हमारे जो राजनेता हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अफोर्ड कर सकता है, तो वो किसी स्वास्थ्य सेवा के लिए या किसी हेल्थ केयर सर्विस के लिए अगर विदेश जा रहे हैं या कहीं भी ऐसी सेटिंग में जा रहे हैं जो कि कॉस्टली है और जिसे वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा एक अभी डिस्टिंक्शन ये भी समझना होगा कि हम किस लेवल ऑफ केयर की बात कर रहे हैं। तो जहां तक इस तरह का जो मैं समझता हूं कि वो एक टर्शरी केयर के लिए जो लोग बाहर जा रहे हैं, तो हमें बात करनी होगी 3 लेवल पर कि हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर की क्या दशा है, हमारे यहाँ सेकेंडरी की क्या दशा है, या हमारे यहाँ टर्शरी की क्या दशा है। जो मेरा अनुभव है, जो मैंने देखा है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक पहली जो बेसिक एक तरह से मैं ये कहूँ कि समझ की कमी मैं इसको कह सकता हूँ कि अभी हमें शायद बहुत ज्यादा ये पिक्चर क्लियर नहीं है कि हम तीनों लेवल ऑफ केयर को किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं या किस तरह से हम उसको मैनेज करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से शुरू करूंगा कि मान लीजिए हम कोई एक वेपन या कोई डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योर करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए कि हमने एक बोफोर्स गन थी, वो हम लोगों ने प्रोक्योर की, लेकिन उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो किस तरह से काम करेगी, ये पता जब ही चलेगा जब हमें एक रियल लाइफ सिचुएशन आएगी। रियल लाइफ सिचुएशन का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कोई वॉर है या कहीं पर जब उसका इस्तेमाल हमें करना है, तो तब हमें पता चलेगा कि वो कितनी कामयाब है या कितनी एफिशिएंट है हमारे पर्सपेक्टिव में। अब मैं आता हूँ हेल्थ केयर को लेकर। तो हेल्थ केयर में थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में जाऊं तो एक हम लोग NRHM लेकर आए थे, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन या NHM हेल्थ मिशन को लेकर हम लोग आए थे, और उसमें काफी कुछ फोकस हम लोगों ने दिया था कि प्राइमरी हेल्थ केयर को हमें लिफ्ट करना है। और जैसे अभी डॉक्टर अंशुमन ने बताया कि हमें हेल्थ केयर कोशिश करनी है गवर्नमेंट को या जो शासन को कि अपने घर के नजदीक यानी डोर स्टेप पर हमें हेल्थ केयर मिले, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए हैं काम, लेकिन हमारे यहाँ जो एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इम्प्लीमेंट करने में जो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं या जो एजेंसीज उसमें काम कर रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं एक इम्प्लीमेंटेशन पर बहुत बड़े सवाल उठते हैं। और ये सीधा सीधा अगर इम्प्लीमेंटेशन हम सही से नहीं कर पा रहे हैं तो ये गवर्नेंस पर सवाल उठेगा। इसके लिए मैं एक लेटेस्ट जो हमारे यहाँ जो करंट सिनेरियो चल रहा है, इसमें एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए हमारे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, इस तरह का एक हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सपोर्टेड है एक रूरल लेवल सिस्टम से, जिसको हम सब सेंटर या बाकी के हमारे जो पेरिफेरल यूनिट्स हैं वो काम करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। अब मैं थोड़ा सा उदाहरण इसको कोरोना के साथ भी जोड़ना चाहूंगा। जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम एक प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, और शायद बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता होता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट एपिडेमिक मैनेजमेंट या एपिडेमिक कंट्रोल भी है। अर्थात इसको ये मानिए कि अगर कोई इस तरह की आपदा आती है, जैसे कोरोना है या कोई और महामारी आती है, तो उसका मैनेजमेंट और उसका कंट्रोल, जो भी उसका एक्शन प्लान या उसकी स्ट्रेटेजी बननी है, तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट भी PSC या प्राइमरी हेल्थ केयर होना चाहिए। लेकिन अभी अगर हम वर्तमान में देखें, ये हमारे लिए एक टेस्टिंग टाइम था। हमने नेशनल हेल्थ मिशन के दौरान में काफी कुछ दावे किए थे।
जी Yes. डॉक्टर आलोक, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि अभी हम एपिडेमिक की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आज हमारी जो चर्चा है, क्योंकि हम एपिडेमिक पे यानी कि कोरोना पे बहुत बात कर चुके और हम देख रहे हैं कि किस Okay. तरह से हम लोग असफल हैं और पूरे विश्व में ही देख लें कि हर जगह ही असफलता का माहौल है। लेकिन आज जो एक हमारी एक जो मूलभूत सुविधा है, यानी कि एक हेल्थ सर्विसेज है जो आम आदमी को मिलनी चाहिए, जिसके लिए मैंने कहा कि आज अगर आप अस्पताल में सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, अस्पताल में लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाता है सरकारी अस्पतालों में, और उन कई महिलाओं को उनके अस्पतालों के प्रांगण में बच्चों को जन्म देना पड़ता है, कुछ सड़कों पे दे रही हैं। आप कई बार सुनते होंगे बहुत सारे लोग तो अस्पताल में एडमिट ही नहीं हो पाते, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, यानी कि जो कॉमन मैन है उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता। जो बड़ा आदमी, जिस तरह से आपने कहा लेवल ऑफ ट्रीटमेंट की बात चाहे किसी भी लेवल की हो, मैं कहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास जो अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास धन है, वो विदेश जा सकता है, तो वो क्यों यहां नहीं करा सकता? यानी कि उसके अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, या नो डाउट बाहर देशों में ट्रीटमेंट अच्छे हैं, बेटर हैं। तो सरकार, चलिए मैं आपने कहा कि उस लेवल पे हम नहीं जाते, लेकिन जो बेसिक लेवल है उसके ऊपर सरकार क्यों विफल हो रही है? क्यों सरकारों की प्राथमिकता नहीं है कि उनको इलाज ना दिया जाए? क्यों हम देखते हैं, कई बार आप मीडिया के थ्रू आप देखते हैं, जिस समय भी बनाए गए कि अस्पतालों में कहीं गाय मवेशी चल रहे होते हैं, तो कहीं पंखा नहीं चल रहा होता है, तो कहीं पानी भर रहा होता है, कहीं बाढ़ आ जाती। तो इन सब चीजों को, यानी कि जो मेरा आज का टॉपिक हमने यही रखा है कि जो गवर्नमेंट्स हैं, जो सरकारें हैं, चाहे वो किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की, जिस तरह से डॉक्टर अंशुमान ने कहा, हमारा कोई मतलब नहीं है पार्टी से, कोई भी लेना देना नहीं, सरकार, यानी कि सरकारों की प्राथमिकता ये क्यों नहीं होती है कि अस्पतालों की बेहतरी की तरफ वो काम करें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रविंदर। बेसिकली मैं उसी बात को थोड़ा सा कहना चाह रहा था, तो मेरा इलैबोरेशन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया था, डिटेल हो गया था। तो अल्टीमेटली मैं कहना यही चाह रहा हूं कि जो हमने जो व्यवस्था प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पर या पीएचसी लेवल पर हो सकती थी, वो वहां पर नहीं होती है। वहां पर आप जाएंगे, स्टाफ की शॉर्टेज है, डॉक्टर नहीं मिलते हैं और इक्विपमेंट्स नहीं है, तमाम वहां पर दिक्कतें हैं, जिसमें कि सीधा सीधा रोल सरकार का या गवर्नेंस का बनता है। अब सवाल यही है कि भाई वो फोकस क्यों नहीं करते हैं उस पर। जो चीजें हमारे पास, मान लीजिए कि इस तरह की सिचुएशन आ गई है कि हमें मैनेज करना है, डोर स्टेप पर हमें हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है, तो ये सब चीजें संभवतः जो मैं देख पा रहा हूं कि जहां पर हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं या जो हमारे टॉप पर लोग हैं, उनको शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो समहाउ जो एक एम्पैथी एक होना चाहिए हेल्थ केयर को लेकर, वो शायद बाय डिफॉल्ट नहीं डेवलप हो रही है। और जैसा कि अभी हम दूसरा एक और डिवीजन अगर हेल्थ केयर में करें, तो एक बहुत बड़ा डिवीजन है कि एक रूरल और अर्बन हेल्थ केयर में, तो उस पे शायद आते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। इसमें एक मार्केट बहुत बड़ा फैक्टर है, हो जी सकता है कि वो डॉक्टर आलोक, उस पे आते हैं, अभी हम आते हैं। डॉक्टर अंशुमान, क्या वजह क्या है विफलता की? भाई जिस तरह से हम एक बात कर रहे हैं कि प्राइमरी एटलीस्ट जो हमने देखा दिल्ली में, दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने एक स्कीम, मतलब एक प्रोजेक्ट चलाया मोहल्ला क्लिनिक का, तो उससे मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों को राहत मिली। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर आलोक कह रहे हैं कि भाई कहीं पे हॉस्पिटल्स की कमी है, तो कहीं पे मेडिसिन की कमी है। आज भी सरकारी अस्पतालों में अगर हम जाते हैं तो वहां पे मेडिसिन की कमियां होती हैं, या डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्राइब करते हैं बाहर से दवाइयां लाने के लिए। वो ऐसा वजह क्या है, मतलब कहां पे फेलियर कहां पे है? जी जी रविंद्र जी, पहले तो इसी पे क्लियर कर लें कि क्या फेलियर है, विफलता है। आंसर इज वेरी सिंपल, यस, विफलता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जिनको कंफ्यूजन है, मेरे सामने क्रॉस टेबल में चैलेंज करता हूं, क्रॉस टेबल डिबेट के लिए आए, मैं बताता हूं इसको कैसे कहते हैं विफलता। जिस देश में निजी या निगमित अस्पताल, मतलब प्राइवेट या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की संख्या बढ़ने लगे या पुलिस चौकियां बढ़ने लगे, वो देश विफल माना जाता है पैरामीटर से। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध नहीं करा रही है। अब क्या आगे आती है बात, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मैटर कि प्राइमरी केयर की है, टर्शियरी केयर की बात है। आपने जरूरत के हिसाब से सुविधा मुहैया कराई? आंसर इज नो। क्यों? सिंबॉलिकली दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, देश का गृह मंत्री प्राइवेट हॉस्पिटल भर्ती होता है, अच्छे बड़े नेता प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं। अगर सरकारी हॉस्पिटल में था तो ये तो पैरामीटर की तरह काम किया, एक मानक की तरह काम किया कि आपने इसको सबूत के तौर पे भी दे दिया कि नहीं। दूसरा सबूत,
पूरे जीडीपी का 1.02% से 1.8% के बीच में वेरी कर रहा। अभी तक भारत के इतिहास में जितना उठाइएगा इंक्लूडिंग प्रेजेंट, इस 1 से 1.5% के बीच में जीडीपी का हिस्सा आपके स्वास्थ्य पे मुहैया कराया जाता है। स्वीडन अपने जीडीपी का 9.8% हेल्थ पे खर्च करता है, इतना छोटा सा कंट्री। सिमिलरली सारे कंट्री हमसे जीडीपी का काफी अच्छा चंक हेल्थ केयर पे देते हैं। अब बात आती है कि क्यों नहीं हुआ। आपने मांगा, मैं दर्शकों से पूछ रहा हूं, आपने क्या मांगा कभी कि आपको स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए? आपके आंख में पट्टी डाल दी गई, जो जो आपने मांगा आपको मिला। उदाहरण के तौर पे हाल फिलहाल की बात कर लेते हैं, धारा 370 हटा दीजिए, हटा दिया गया। राम मंदिर बनवा दीजिए, बनवा दिया गया। आपने कब मांगा कि मुझे स्वास्थ्य का अधिकार है? और स्वास्थ्य मतलब मैं हर समय बोलता हूं, इट इज नॉट सिंपली डिजीज फ्री, मतलब स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार है, ये नहीं मिला। मतलब एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड एडल्ट्रेशन से लेकर सारी चीजें आ गई आपकी। अब बीमार हो गए तो डिजीज ट्रीटमेंट की फैसिलिटी आपने मांगी, नहीं मांगी तो नहीं मिलेगी। तो अगर आपका चुनावी मुद्दा जाति, धर्म, मजहब, मंदिर, मस्जिद तक सीमित है, तो यही करना होगा कि अपने हार्ड अर्न मनी को कमाइए और टैक्स पे कीजिए। बचे हुए टैक्स पेमेंट के पैसे को जाके निजी अस्पताल में डाल दीजिए। ये एक न्यू नॉर्मल स्टैंडर्ड इंडिया में क्रिएट किया जा रहा है और काफी हद तक लोग सफल हो गए हैं इसको क्रिएट करने में। इस तरह की सफलता देश की विफलता होती है और ये पूरी तरह डिमांड एंड सप्लाई पॉलिसी है। जी जी डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से आपने कहा कि जिस देश में प्राइवेट अस्पतालों की संख्या बढ़ने लग जाए, मैं जैसे देख रहा था कि सिंगापुर देख लीजिए, एक छोटा सा देश है, जरा सा पिद्दी सा जिसको आप कहते हैं देश है, उसमें भी सरकारी अस्पतालों की संख्या ज्यादा है, प्राइवेट अस्पतालों की संख्या कम है। ब्रिटेन सरकारी अस्पतालों की तकरीबन 1800 वहां पे अस्पताल हैं लगभग, और थोड़े बहुत 19-20 भी हो सकते हैं, तो 1800 लगभग जो अस्पताल हैं उसमें से 1250 अस्पताल जो हैं वो सरकार के हैं, 550 अस्पताल जो हैं लगभग जो है वो प्राइवेट के हैं। और हमारे यहाँ पे देख लीजिए क्या स्थिति है। और इसके ऊपर से और सोचिए, जहां ब्रिटेन की बात की आपने, यूनाइटेड किंगडम का जो हेल्थ सिस्टम है, एनएचएस बोलते हैं, उसके तहत जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी काम करेंगे वो काम करेंगे अंडर रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब रेट, क्वालिटी डिलीवरी सिस्टम, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम गवर्नमेंट रेगुलेटेड होंगे। हमारे यहाँ कायदे से गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। अगर रेगुलेटेड है तो क्यों आए दिन मीडिया में डिबेट होता है कि इस अस्पताल में इतना लूट लिया गया? यहाँ पे पब्लिक को समझना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर और अस्पताल को अलग कीजिए, डिकोड कीजिए। वहां बैठा डॉक्टर आपको नहीं लूट रहा है। जिसने इन्वेस्टमेंट किया है प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में, वो नेचुरल सी बात है उसको प्रॉफिट की तरह लेगा। आप रेगुलेट नहीं करेंगे तो आपने उनको छुट्टा छोड़ दिया तो प्रॉफिट कमाएंगे। तो तरीका क्या हो सकता है? हम समस्या की बात कर रहे हैं, एक लाइन में समाधान की बात बता देता हूं। आप अगर स्वास्थ्य सुविधाओं को मांगेंगे, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी हो जाएं, आपके पास उपलब्ध है, फिर भी आपको लगता है किसी कारणवश लोग जाते हैं 5 स्टार में खाना खाने, फिर भी लगता है मुझे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जाना है, प्राइवेट, आपके पास फैसिलिटी मिलेगी, आप जाइए। लेकिन पहले उपलब्धता हो, आप डिमांड कीजिए। जी, यानी कि पहले उपलब्धता हो, अवेलेबिलिटी हो, ताकि हम चॉइस हो हमारी कि हमें यहाँ जाना है या वहाँ जाना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो मजबूरी में बंदा क्या करे, यहाँ नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जो बात कही आपने बड़ी सटीक बात कही, यानी कि अगर जनता डिमांड ही नहीं करेगी, जनता ने डिमांड करी 370 की, कश्मीर से 370 हटा दीजिए, कश्मीर से 370 हट गया, हटने के बाद इतने समय बाद भी अभी हमें क्या हासिल हुआ? अभी भी अगर हम देख रहे हैं तो वहां पे रोज खून खराबा हो रहा है, रोज लोगों को मारा जा रहा है, अभी भी आतंकवाद घटने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से आपने राम मंदिर की बात करी, राम मंदिर कल भूमि पूजन हो गया, जो कि 1989 में राजीव गांधी ने भी पहले कर दिया था, यानी कि एक ही मंदिर का भूमि पूजन 2 बार किया गया। तो अब बात आती है कि जो नागरिक हैं, यानी कि जो वोटर, जैसे मैंने कहा कि जो नागरिक हैं उनको वोटर माना जाता है, कमोडिटी माना जाता है, और उसी टाइम पे यानी कि इलेक्शंस के टाइम पे ही उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे बातचीत की जाती है। बातचीत भी क्या की जाती है, यानी कि उनको कहते हैं ना तुष्टीकरण, यानी कि जिसको जो चाहिए, जिस कम्युनिटी को जो चाहिए उसकी जैसी बात करते हैं राजनेता सारे के सारे। तो यहाँ पे ये किस तरह से डॉक्टर अंशुमान, किस तरह से लोग जो है
अपनी मांग को रखें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनको पता भी है कि हम अस्पताल की या शिक्षा की या जो बाढ़ में हम देखते हैं हर साल गांव बह जाते हैं, मुंबई डूब जाती है, दिल्ली डूब जाती है, इन सब चीजों की मांग कब और कैसे करें, लोगों को ये कौन एजुकेट कौन करेगा, जागरूक कौन करेगा? जी, बहुत छोटी सी बात है। सिटीजन को दो चीजें होनी चाहिए। अगेन मैं कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटी ऑफ सिटीजन में एक कहा जाता है आर्टिकल 51A का सेक्शन H है, सिटीजन शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। आपको हर चीजें लॉजिक के तहत देखनी होगी। लॉजिक के तहत मतलब इस तरह का अगर मुद्दे उठाए जा रहे हों जिसमें आपको लगता है जेन्युइनली कि आपके कम्युनिटी, आपके स्टेट या आपके कंट्री का क्या वाकई बेनिफिट होना है, तो ये क्या चुनावी मुद्दा होना चाहिए। बेसिकली क्या है, जो राजनेता हैं काफी होशियार होते हैं, काफी इसमें सफल होते हैं सोशल इंजीनियरिंग को समझने में। सोशल इंजीनियरिंग से मतलब है कि आपको क्या चाहिए वो अच्छी तरह से जानते हैं। आप जब जापान में उदाहरण के तौर पे हर साल भूकंप के कई झटके आते हैं, जापान ने अपनी पूरी टेक्नोलॉजी घर बनाने की ऐसी चेंज कर ली कि कम से कम डैमेज कैसे हम अपने सिटीजन को होने दें। सिमिलरली आप इंडिया में उठाएंगे तो हर स्टेट में किसी न किसी तरह के आपदा हर बार आते हैं, जिसको बाढ़ कहते हैं। अब मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि बिहार का बाढ़ 70 साल आजादी के बाद भी अगर आ रहा है, इसको प्राकृतिक आपदा मान के आप हर साल बजट का आवंटन करें, हर साल झोंपड़ियां बहा दें और हर साल डूब जाएं। जल जमाव, शहर का जल जमाव, ये क्या क्यूरेबल, ठीक होने का एक इसका समाधान नहीं हो सकता है? पॉसिबिलिटी है, यस पॉसिबिलिटी है। इस पे आपने डिमांड नहीं की। स्वास्थ्य सेवाओं की आपने डिमांड नहीं की, क्या ठीक होने की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, करने की जरूरत है। अब आपने पूछा कि जागरूक कौन करेगा। हर सिटीजन को अपने कर्तव्य और अपने अधिकार की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको जब भी गुमराह किया जाए, आप उसी समय, आपके आसपास के लोग होंगे, आजकल नेट की इतनी सुविधा है, आप अपने अधिकार और कर्तव्य को पढ़ें और उस पर बात करें। देखिए, डिवीजिव पॉलिसी जो है गुलाम भारत की पॉलिसी थी, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल की। आज भी उसी पॉलिसी पे अगर आप चलेंगे तो क्यों अपने आप को कहते हैं आजाद देश के नागरिक? अगर हिंदुस्तान आजाद है तो जनता को मानसिक आजादी जीनी पड़ेगी। अभी आप मानसिक रूप से गुलाम हैं। जो आपको समझाया जा रहा है आप वही समझते हैं, उसी को सच मानते हैं। सच्चाई वहां नहीं होती है। सच्चाई वहां होती है, जैसे अगर किसी से आप पूछ दें कि डू यू लव इंडिया, डू यू लव योर कंट्री, सिंपली कहते हैं आई लव माई इंडिया, और 4 नारे भी लगा देंगे, मेरा भारत महान। लेकिन उनके घर के बाहर जो सड़क होगी उसमें 10 गड्ढे होंगे। उनसे पूछिए कि जब आप अपने सड़क के बाहर के गड्ढे को ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो क्या इंडिया को महान आप मानते हैं? कैसे आप लव करते हैं जब आपने डिमांड नहीं किया कि आपके सामने की सड़क ठीक होनी चाहिए, आपके पोर्टेबल वाटर, पानी पीने की व्यवस्था आपकी ठीक होनी चाहिए, ताकि आपको वाटर इंड्यूस बीमारियों से बचे, जैसे डायरिया, पेचिस और बहुत सारी बीमारियां जो पानी पीने से हो रही। एयर पोल्यूशन क्या कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? कोरोना ने करके दिखा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक पैरालिसिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। लोग समझते हैं कि गाड़ियां क्या बंद कर दें, फैक्ट्री बंद कर दें। नो, वी जस्ट नीड अ प्रॉपर प्लानिंग। जिस दिन डिमांड करेंगे इसका आपको समाधान मिल जाएगा, इसका समाधान निकल जाएगा। डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डॉक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कारण होता है जब डॉक्टर्स अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो इंडिया में काम ना करना पसंद करके वो विदेश चले जाते हैं? क्या वजह होती है? देखिए रविंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं सच में धन्यवाद देता हूं ब्लंटली स्पीकिंग प्लेटफॉर्म को, जहां पे ये मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं, जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया को इनसे कोई मतलब अब नहीं रह गया है। क्यों जाते हैं उसमें बहुत सारे कारण हैं। एक, डॉक्टर को तैयार करने में देश का टैक्स पे का पैसा कितना खर्च होता है आप अंदाजा कर सकते हैं। जब सरकारी अस्पताल से, मैं हूं, डॉक्टर आलोक हैं, जिसमें हमने जब पढ़ाई की सरकारी मेडिकल कॉलेज में, तो कितना खर्चा होता है। उस खर्चे को करने के बाद, चाहे तो आईआईटी का इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, या तो यूपीएससी देके आईएएस आईपीएस बनता है, कुछ दिनों के बाद उसको रिजाइन करके यूएनडीपी या डब्ल्यूएचओ ज्वाइन कर लेता है, इस तरह की चीजें होती। या डॉक्टरी करके सीधा सीधा यहाँ की डिग्री लेता है, विदेशों में चला जाता है। विदेशों में इंडिया के डॉक्टरों की कीमत काफी है, काफी डिमांड में है। यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते हैं? देखिए, जब सरकारी अस्पतालों से डीमोटिवेटिंग चीजें चालू होंगी, मतलब जब डॉक्टर ज्वाइन करना चाहेगा तो उसको ज्वाइन नहीं करने दिया जाए, ज्वाइन करेगा तो
कि बेसिक फैसिलिटी क्या है, उसको पढ़ने के लिए बच्चों के लिए स्कूल आप पास में है या नहीं है, उसका पेमेंट स्ट्रक्चर क्या है, कितनी तनख्वाह उसको मिलेगी, उसको क्या बेसिक नीड की सारी चीजें वहां मिल जाएगी, क्या वो डॉक्टर वहां सिक्योर सुरक्षित महसूस करेगा जब अपने फैमिली के साथ रहेगा। अगर ये नहीं मिलेगी तो डॉक्टर के पास दो ऑप्शन रहते हैं, कंट्री में रहना चाहे प्राइवेट अपना खोलेगा या किसी अस्पताल को ज्वाइन करेगा, या विदेश चला जाएगा। क्यों? विदेश में हर लेवल ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, ग्रेडिंग के हिसाब से उसकी सैलरी, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, सारा कुछ फिक्स किया हुआ है कि डॉक्टर को क्या मिलेगा। तो जब ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है तो डॉक्टर भी अपने टैलेंट को अच्छी तरह से उभार के लाता है। आज इंडिया में डॉक्टर को बेसिक नीड, वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर इतना आप सुनते होंगे, उसकी दिक्कत है। मैं बिल्कुल ये इस बात से सहमत हूं, पब्लिक जो समझती है कहीं कहीं कुछ कमी अस्पतालों की रहती है जिसके एवज में डॉक्टर पिट दिए जाते हैं। अदरवाइज डॉक्टर अगर सिक्योर नहीं महसूस करेगा तो नेचुरली ऐसी कंट्री में शिफ्ट करना चाहता है जहां उसको सिक्योरिटी मिले। तो इस पर बहुत बड़ा डिबेट का इश्यू है। मैं तो आपसे रिकमेंड करूंगा कि आने वाले सीरीज में इन चीजों को एक एक करके उठाएं और इसको डिकोड करेंगे तो देश की जनता की आंखें खुल जाएगी कि स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत क्या है और डॉक्टर क्यों वाकई बाहर जा रहे हैं। जी डॉक्टर अंशुमान, हमने आज कोशिश करी है और हम पीछे भी आप देखते हैं कि हम जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, हम उसी पे डिबेट करने की कोशिश करते हैं ताकि चीजें वो निकल के आए और सरकार तक पहुंचे, और शायद सरकार अगर हमारी डिबेट्स को सुनती है तो उसके ऊपर काम करे। क्योंकि पीछे आपने देखा जब हम लोगों ने कोरोना पे काम किया था तो काफी सारी चीजें जिनकी हमने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू डिमांड करी थी तो वो शुरू की गई। डॉक्टर आलोक, जिस तरह से डॉक्टर अंशुमान ने बात करी कि जो लोगों को जो डॉक्टर्स बनते हैं, आप लोग सरकारी स्कूलों से, महाविद्यालयों से पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा फीस तो लगती नहीं है, जो कहीं डोनेशन या और जो 2 नंबर से एडमिशन होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए सब जगह करप्शन तो है, इसमें हम आंख बंद नहीं कर सकते। बेशक ये हो सकता है कि हम ना बोलें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट करप्शन है। लेकिन वो पैसा अल्टीमेटली, जैसे डॉक्टर अंशुमान ने भी कहा, कि वो पैसा जनता के टैक्स से आता है और एक डॉक्टर्स को बनाने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लग जाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आपको डॉक्टर बनने के बाद एटलीस्ट इतने साल जो है आपको देश के नागरिकों की सेवा करनी पड़ेगी, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप अपना क्लिनिक खोलें, चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करें या विदेश जाएं? बहुत अच्छा सवाल उठाया है रविंद्र आपने, और जैसे अभी अंशुमन ने बताया है कि इसमें काफी सारे इस तरह के पॉइंट्स हैं, तो देयर इज नो सिंगल आंसर कि हम किसी एक फैक्टर को लेकर किसी एक पॉइंट पर इस बात का हम जवाब दे सकें। बेशक डॉक्टर को तैयार करने में, और यहाँ पर मैं बात सिर्फ डॉक्टर की नहीं करूंगा, किसी भी प्रोफेशनल की अगर मैं बात करूं, चाहे वो इंजीनियर है या कोई एक आम आदमी भी है, बहुत सारे कारण हैं कि जिसकी वजह से इस तरह का माइग्रेशन होता है या ब्रेन ड्रेन होता है। एक फैक्टर जिसे हम कहेंगे कि एक जनरल फैक्टर है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वो एक फैक्टर है जिसको कि देखकर जिसकी वजह से लोग अपने प्लान्स बनाते हैं कि शिफ्ट आउट करते हैं। लेकिन डॉक्टर्स के मामले में जो कुछ पॉइंट्स जो बताए हैं कि डॉक्टर अंशुमन ने मेंशन किए हैं, तो एक जो चीज मैं महसूस करता हूं, एक है कि हमारी ओनरशिप क्या है। अभी जिस तरह से अगर हम देखें कि एक जो हम लोग सुनते थे, हमारे जो सीनियर्स होते थे या जिसको कि पहले एक पोस्ट हुआ करती थी सिविल सर्जन करके, या पहले एक सोसाइटी के अंदर, आप भी रविंद्र इस बात को एग्री करेंगे कि डॉक्टर्स की एक जो रेपुटेशन होती थी तो एक सोसाइटी उसे ओन करती थी, और ओन करने के बाद सोसाइटी का भी, गवर्नमेंट का भी, सब एक जिम्मेदारी एक होती थी, एक डॉक्टर को देखभाल की जाती थी जी। अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या देखने में आया है कि ये इस पॉइंट पर कहीं ओनरशिप बाय द स्टेट, और स्पेशली मैं कहूँगा कि शायद सभी सेक्टर्स में इसका असर आया है, लेकिन मेडिकल सेक्टर में बहुत बड़ा आया है। अब जैसे आपने सवाल किया कि अगर मान लीजिए कि हम लोग एक ग्रेजुएट तैयार करते हैं, एक डॉक्टर तैयार करते हैं, तो क्या कोई ऐसा लेजिस्लेशन या ऐसा कोई रेगुलेशन है जिसमें कि हम उनको कंपल्सन दे सकें या कंपल्सरीली वो सर्व करें। यहाँ पर रविंद्र मैं ये कहना चाहूँगा कि बात सिर्फ ये नहीं है कि ठीक है आपने 5 साल काम किया तो आप पहले 5 साल कहीं रूरल में जाकर काम कीजिए, और रूरल में काम करने के बाद देन यू आर फ्री। बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ
मेरे देखे ये बात हमें थोड़ा और दूर तक सोचना पड़ेगा कि फाइनली जाता ही क्यों है। देयर आर फैक्टर्स कि क्यों वो उसको छोड़ के जाता है। मैं आपको रविंदर यहाँ पे एक बात बताऊं कि जैसे हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग शायद कुछ अलग मोरल्स के साथ पढ़ रहे होते हैं। एक सर्विस क्या कहेंगे, एक सर्विस वाला इमोशन हमारे दिमाग में होता है कि विल सर्विस हम लोग कर रहे हैं, पेशेंट को हमें केयर देना है और बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पास आउट करके आते हैं और जिसे हम लोग कहें कि जब हम फील्ड में आते हैं, प्रैक्टिस में आते हैं, तो काफी सारी चीजें एक डॉक्टर जब एक एमबीबीएस स्टूडेंट कर रहा होता है, आप हम लोग उस दौर से गुजरे हैं तो हम लोग समझते थे कि हम एक एलीट एक स्टूडेंट हैं, हम क्रीम निकल के एक आए हैं कि मेहनत के बाद डॉक्टर बने हैं, तो शायद कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं कि उसी तरह से हमें लिया भी जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और आने के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारे प्रैक्टिसेस में फेस करनी पड़ती हैं डॉक्टर्स को। और उसके बाद जो आप ये देखिए कि एक एमबीबीएस डॉक्टर पास होके जाता है और उसको आप देखें कि इवन गवर्नमेंट सेक्टर में आप एक मेडिकल ऑफिसर स्टार्ट करेगा 50-60,000 सैलरी से, और वहीं एक प्लेन ग्रेजुएट एक किसी कॉमर्शियल सेक्टर में जाएगा, किसी एक कॉल सेंटर में भी जाएगा, एक नॉर्मल एक टीचर कोई होगा, वो भी 40-50 हजार से एक शुरुआत करता है। तो इस तरह की जो एक तरह से कहे जाए कि जो एक फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो ये कहीं ना कहीं हिट करती हैं कि जब हम लोग कॉलेज में इतना टाइम देते हैं, एक 10 साल एक डॉक्टर को बनने में डॉक्टर लगता है डॉक्टर और आलोक, उस देखिए जैसे आपने कहा कि सैलरीज का, अगर किसी का अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, यानी कि स्पेशलाइज फील्ड में अगर कोई ग्रेजुएशन यानी कोई एमबीए कर रहा है या कोई और एक्सपर्टीज ले रहा, तो ही शायद उसको सैलरी डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग मैच हो पाती है। अदरवाइज जो सिंपल ग्रेजुएट कर रहा है तो उसको तो कहीं भी मैं नहीं समझता आज की तारीख में 40-50 हजार तो आपने बड़ी बात कह दी कि उसको बेचारे को नौकरी ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से डॉक्टर आलोक चीजों को बता रहे हैं, बड़े हम चीजों को समझ रहे हैं कि भाई डॉक्टर्स भी जो बताया कि भाई सोसाइटी में एक उनका रिस्पेक्टेबल ओहदा था, और आज भी है, मैं कहता हूं आज भी डॉक्टर को भगवान माना ही जाता है कहीं ना कहीं। हाँ, नो डाउट कुछ निजी अस्पतालों ने जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वो का मुनाफाखोरी के चक्कर में उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट खोई है, अपनी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कहीं ना कहीं उन्होंने डेंट पहुंचाया। लेकिन उसके बावजूद भी जो डॉक्टर्स का ओहदा है वो बड़ा है। आज भी अगर हम देखें, जो इस पेंडेमिक के अंदर जो सबसे ज्यादा किसने योगदान किया, किसकी कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स के अलावा तो कोई और कुछ कर भी नहीं सकता था। नेता तो सिर्फ अपने भाषण दे सकते थे, मुंह चला सकते थे, दैट्स इट। और ये कह सकते थे मास्क आप अंगोछे का पहनो या रुमाल का पहनो या XYZ करो, ये खाओ मत खाओ, कोरोना गर्मियों में चला जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बट डॉक्टर्स से कभी इन चीजों के लिए सलाह क्यों नहीं लेती सरकार? क्यों नहीं डॉक्टर्स को मेन स्ट्रीम में शामिल करती? जिस तरह से ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात हो रही थी कि जिस तरह से आईपीएस होता है, जिस तरह से आईएएस होता है, उस तरह से आईएमएस क्यों नहीं होता है? जी रविंद्र जी, हाँ जी, आपने बिल्कुल इसको मैं कहूँ, यू हैव हिट द बुल्स आई, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि डॉक्टर आलोक ने एक एस्पेक्ट उठाया, जैसे हमने कहा इन सीरीज ये एस्पेक्ट उठेंगे, कौन कौन से मुद्दे हैं। फाइनेंशियल एक एस्पेक्ट हो सकता है। दूसरा एस्पेक्ट एक इमेजिन कीजिए, डॉक्टर आलोक एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, इस तरह के हमारे कंट्री में इतने एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट का एक काम होता है। दूसरा, क्या एमबीबीएस डॉक्टर की हमारे यहाँ कमी रही? अब आप इमेजिन कीजिए ऐसे ही एस्पिरेंट जिन्होंने 12th की पढ़ाई करके मेडिकल क्वालिफाई करना चाहा, नहीं हो पाए, तो किसी भी तरह का हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन करके आईएएस क्वालिफाई करता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के वहां डॉक्टर को इंस्ट्रक्ट करता है कि तुमको ये करना है। उसको सच में ये नहीं पता होगा कि मेडिकल की पढ़ाई या मेडिकल का आउटकम कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कितना कॉम्प्लेक्स है। इतना सिंपल आसान नहीं होता था। जो जिसका उदाहरण था वीकेंड लॉकडाउन, लॉकडाउन लॉकअप, बाउंड्री लॉकडाउन, मतलब वो नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से गाजियाबाद, ये लॉकडाउन, ये सारी थ्योरी आईएएस की दी हुई थी। इसीलिए मैं हर समय कह रहा हूं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, देन व्हाई नॉट इंडियन मेडिकल सर्विसेज एंड इंडियन जुडिशियरी सर्विसेज। जुडिशियरी में भी होना चाहिए, उसकी चर्चा अलग करेंगे। इंडियन मेडिकल सर्विसेज का मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर पास करेगा, उसके ऊपर सारे रेगुलेशन वही लगेंगे, क्वालिफाई करेगा, उसको कितने समय कहां सर्व करना है, सरकार पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी।
इसी में से 2 डिवीजन जब तैयार होंगे, क्लिनिकल डिवीजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में जो जाएगा डॉक्टर, वही आगे चल के मेडिकल का डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर ऑफिसर होगा, आगे जाके ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ हो। मतलब वो बेसिक रिक्वायरमेंट उसका होना चाहिए कि आप डॉक्टर हैं, मतलब मेडिकल की लैंग्वेज को समझते हैं, और फिर आप बनिए पॉलिसी मेकर। तब जाके जो एग्जीक्यूशन लेवल पे होगा, अभी भी कोरोना के टाइम में अगर आप कहें, आइडियल सिचुएशन ये होती कि जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो कम्युनिटी मेडिसिन के, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के डॉक्टर हैं, उनकी टीम बनती, वो गाइडलाइन बनाते और गाइडलाइन ब्यूरोक्रेट्स को दिए जाते, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिए जाते कि आप जाके इसका एग्जीक्यूशन कीजिए। लॉकडाउन कब हटेगा, कैसे हटेगा, ये उल्टा चल रहा है। जब तक कंट्री में उल्टा चलता रहेगा, तब तक आपको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिलेगी। डॉक्टर अंशुमान, आपने एक बड़ी बात इसमें कही कि इसमें सवाल ये निकल के आता है, जो डिस्ट्रिक्ट में सीएमओस बनते हैं, यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर्स बनते हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनको उनकी एलिजिबिलिटी क्या तय की गई है, या सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन के बेसिस पे, या कोई किसी नेता का चाहता है उसको सीएमओ बना दिया जाता है? जी, आपने जवाब दे दिया। उनकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। एमबीबीएस करके आपने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया, आपकी सीनियरिटी के बाद वो सीएमओ बनेंगे, लेकिन क्या उनकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिग्री, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशन है? नंबर 1। नंबर 2, ऐसा क्यों होता है कि जो सीएमओ होते हैं डिक्टेटेड बाय ब्यूरोक्रेट, एंड ब्यूरोक्रेट एंड सीएमओ बोथ डिक्टेटेड बाय पॉलिटिशियंस इन डिसीजन मेकिंग? देखिए, आश्चर्य की बात है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है, आपको इसमें इन्फ्लुएंस नहीं होना पड़ेगा। हाँ, मैं मानता हूं अगर कहीं है तो उसका चैनल होता है जिसको हम कहते हैं चेक पॉइंट। जब हम लोग एमबीए कर रहे होते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, चेक पॉइंट, कि आप क्या क्या चेक पॉइंट्स लगाएंगे कि रेगुलेशंस ऐसे हों, करप्शन फ्री काम हो। करप्शन फ्री काम करने के लिए आपको चेक पॉइंट, रेगुलेशन हर जगह लगाने होते हैं, इंडियन मेडिकल सर्विसेज में भी लगाने होंगे, ये बिल्कुल संभव है। अदरवाइज जो सीएमओ, सिविल सर्जन या कुछ एक्सपर्ट सो कॉल जो होते हैं, जो गवर्नमेंट के चहेते, उनको रख के बोर्ड कमेटी पॉलिसी बनती है, जिनको एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं होता है, एयर कंडीशन वातानुकूलित कमरे में बैठ के करके वैचारिक उल्टियां करते हैं और उसको कहते हैं कि मैंने पॉलिसी बना दी। उनको मालूम भी है पॉलिसी का मतलब क्या होता है, मेडिकल पॉलिसी कैसे बननी चाहिए। यही कारण है जिसके कारण ये परिकल्पना की गई थी कि 14 घंटे वायरस की लाइफ है और जनता कर्फ्यू के बाद वायरस खत्म होगा, 21 दिन में खत्म होगा, क्वांटम फिजिक्स लगाया गया था। ये सारी कहानी उसी का नतीजा है। इसलिए हमें इसको बहुत लॉजिकल तरीके से सोचना चाहिए। जी डॉक्टर अंशुमान, बहुत लॉजिकल तरीके से सोचना चाहिए, और मैं समझता हूं कि ये वक्त आ गया कि आपको आवाज भी उठानी चाहिए। मतलब आपसे मतलब है जनता को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि सरकार से जो आप मांगोगे, जिसके खिलाफ आप मुहिम छेड़ोगे, सरकार वही देती है, क्योंकि जब उसके ऊपर प्रेशर आप डालोगे तो वो देने पे मजबूर हो जाएगी। अगर आप स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मांगोगे तो वो नहीं देगी, क्योंकि जो सक्षम लोग हैं वो वोट करने नहीं जाते हैं, वो जहाँ वोटिंग डेज होते हैं उस दिन वो छुट्टियों पे चले जाते हैं, जिसके लिए जो शहर पास पड़ता है, जिसके लिए जो देश पास पड़ता है, वो वहां चला जाता है। वोट कौन देता है? गरीब जनता देती है। और गरीब जनता, आप किसी भी हॉस्पिटल के बाहर चले जाइए, आप देखिए जाके, अगर आप रात में सर्दियों में भी चले जाएंगे एम्स जैसे या किसी भी हॉस्पिटल में, अगर दिल्ली की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं सरकारी स्तर, तो किस तरह से लोग, जो उनके पेशेंट्स के जो तीमारदार होते हैं, यानी कि जो उनके गार्जियंस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, किस तरह से वो सड़क के, अस्पताल के बाहर सड़कों के ऊपर बेचारे पड़े होते हैं, ठंड में कांप रहे होते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं इसकी मांग करते हैं, ये आपको सोचना है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते, हम ये सिर्फ सरकार ने एक मुहिम चला दी। आज कोई सज्जन किसी सोशल मीडिया से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 70 साल में कांग्रेस देश में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब मोदी जी सत्ता में आ रहे थे, तब वो कह रहे थे 60 साल, कह रहे थे 60 साल आपने दूसरों को दिए, आप हमें 60 महीने दे दीजिए। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने 67 साल कहने शुरू किए, अब वो 70 साल कहने शुरू कर चुके। 70 साल में 73 साल टोटल हमारे देश को आजाद हुए हुआ है, और उसमें 70 साल वो कह रहे हैं, तो 3 साल किसके नाम के छोड़ दिए, मैं वो भी समझना चाहता हूं। वो भी कहते हैं कि 73 साल से देश में कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है, और 2014 के बाद जो हो रहा है, जो हुआ है, वो हमारे सबके सामने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को कहा जा रहा है उनके तुष्टीकरण की, पहले कोई मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा था, कोई दूसरी राजनीति उसका कर रहा था, लेकिन
इस सरकार को ये समझ में आया है कि सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी है वो हिंदुओं की है, तो हम क्यों ना सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का तुष्टीकरण करें और उनके लिए हम पॉलिसीज बनाएं, उनके जो भावनाएं हैं हम उनसे खेलें। बाकी तो सब कोई कुछ मांगता नहीं है, ना किसी को अस्पताल चाहिए, ना पीने के लिए साफ पानी चाहिए। आज हमारे देश में अगर पीने का पानी बोतलों में बिक रहा है तो उसका फेलियर सिर्फ और सिर्फ सरकारों के जिम्मे ही है। आप ये कहें 70 सालों में पार्टियां जो है ना, पानी अगर आपको पीने का अच्छा नहीं दे पाई, आज आपको घरों में आरओ क्यों लगवाना पड़ रहा है? जबकि आप विदेशों में चले जाएं, अच्छे कंट्रीज में चले जाएं, वहां पे कोई भी आदमी जो है बॉटल वाटर पीते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं पीते हैं, लेकिन वहां पे कोई आरओ सिस्टम नहीं है और जो टैप वाटर आता है उसे ही ड्रिंकिंग वाटर कहा जाता है। तो ये आपको अपनी डिमांड रखनी है। डॉक्टर अंशुमान, आपको लगता है कि अगर एक लोगों के अंदर जागरूकता आए तो कितने सालों में हमारी देश की स्थिति बदल सकती है? क्योंकि जो अभी स्थिति चल रही है तो उससे तो कहीं दूर 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 तक नहीं लग रहा है कि हम जो विकास की बात करते थे विकास की तरफ जा रहे हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। जी, फिर मैं इसको सवाल से बताता हूं आपको, इज इट डूएबल? क्या ऐसा संभव है, हो सकता है? आंसर इज यस, ओनली स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज रिक्वायर्ड। एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। जो भी सरकार में आए दृढ़ इच्छा शक्ति करे कि मुझे ये ठीक करना है। अवेलेबल लॉजिस्टिक सिस्टम में जितने अभी तक पीएचसी, सीएचसी, मेडिकल कॉलेज और हेल्थ केयर सेक्टर बने हुए हैं सरकारी तंत्र पे, उसमें और जो प्राइवेट में है उनको सबका एक पूल बना के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत, एसओपी के तहत कैसे इनको रेगुलेट करना है, सिर्फ रेगुलेशन की जरूरत है। और आज स्वास्थ्य सेवा में 1 साल के अंदर अंदर इतना इंप्रूवमेंट हो सकता है। जो बेसिक नीड के लिए आज आप तरस रहे हैं, बेसिक नीड तो छोड़ दीजिए, हो सकता है आपके डोर स्टेप पे जो अभी आपने फेस किया होगा लॉकडाउन के दरमियान, कैंसर, हार्ट जैसी बीमारियों के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसी जगहों से लोग दिल्ली या मुंबई सफर करते थे, लॉकडाउन में सफर नहीं कर पाए, तो उनको बेसिक कैंसर के इलाज की सुविधा वहां मुहैया नहीं हो पाई, क्योंकि आजादी के 70 साल के बाद या 73 साल के बाद ये हालत है कि बेसिक हॉस्पिटल नहीं है। बड़े बड़े राज्य हैं, बेसिक हॉस्पिटल नहीं है। तो अगर करना चाहते हैं तो इसी में संभव है, बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत एग्जिस्टिंग सिस्टम में। उसके बाद हमें उस पर एड ऑन करते जाना होगा, जहां जहां एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट। इसीलिए कहा जाता है हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट। उसका मतलब क्या होता है उसको भी समझना जरूरी। लोग कहते हैं कि केंद्र क्या करे, राज्य सरकार के अंदर है। हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट मतलब ये होता है कि टोटल जीडीपी का एक सर्टेन अमाउंट स्टेट को अलोकेट हुआ, स्टेट अपने हिसाब से कि उसके राज्य में कौन सी बीमारियां कितनी कॉमन है। कहीं पे मैटरनल प्रॉब्लम है, मतलब मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, कहीं पे इन्फेक्शन जैसे कालाजार, डेंगू या जैपनीज एन्सेफेलाइटिस कॉमन है, कहीं कैंसर कॉमन हो सकता है। तो ये स्टेट डिसाइड करे, इतना ही दिया गया। लेकिन ये नहीं कह दिया गया इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और खास करके एपिडेमिक डिजीज में तो पूरी तरह वन कंट्री वन नॉर्म होना चाहिए। स्टेट को सिर्फ मैनिपुलेट करना चाहिए बजट के हिसाब से, एज पर द रिक्वायरमेंट। जी, वन कंट्री वन नॉर्म होना चाहिए। डॉक्टर आलोक, अगर हम रूरल एरिया की जैसे आप बात कर रहे थे, हम रूरल एरिया में देखते हैं जो कहते हैं ना एजुकेटेड डॉक्टर्स नहीं है, यानी कि जो एमबीबीएस नहीं है, वहाँ पे बीएमएस भी होते हैं, बीएचएमएस भी होते हैं, आरएमपी डॉक्टर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं उनको, ठीक है। तो उनकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होती है, उनके दुकान के बाहर भी खूब लाइन लग रही होती। क्लिनिक नहीं कह रहा हूँ मैं, दुकान कह रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ वो अलाउड नहीं है इस तरह की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर और अबव जो उसके बाद स्पेशलाइजेशन करते हैं वही अलाउड है जो एलोपैथिक दवाएं लिख सकते हैं। लेकिन हम छोटे शहरों या रूरल एरियाज, गाँवों में चले जाएं तो चाहे वो आरएमपी डॉक्टर हो, चाहे और किसी भी तरह की डिग्री, या कोई कंपाउंडर ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास काम करके चला गया है, वो भी वहां पे अपने आप को डॉक्टर लिख लेता है और खूब उसके बाद अपनी वो प्रिस्क्रिप्शंस लिखता रहता है, दवाइयां ले। तो उनको मौका शायद मैं समझता हूँ सिर्फ इसीलिए मिलता है क्योंकि वहां पे जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, एमडी डॉक्टर्स हैं, वो नहीं हो पाते हैं। तो उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? उनके ऊपर सरकार क्यों अंकुश नहीं लगाती है? बेशक रविंदर, ये बात सही है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं। अब मेरा सवाल ये है कि जिस गांव में
या जिस हम रूरल सेक्टर की बात कर रहे हैं, जब वहां पर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आती है, मेरे घर में आती है, तो जी मेरे लिए जो 11th आवर में जो मेरे डोर स्टेप पे अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल केयर क्या है, तो अब आप इसको फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी है वही है जिसे हम झोला छाप कह रहे हैं या जिसे हम एक लेसर क्वालिफाइड डॉक्टर कह रहे हैं, हमारे लिए मजबूरी है कि वही है। जी अब अगर हम उसका रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, अगर हम क्वालिफाइड पर्सनल दे सकते हैं, तो शायद जो लोग हैं वो उनके पास नहीं जाएंगे। अब जिम्मेदारी किसकी है कि वहां पर एक क्वालिफाइड लोग वहां पर पहुंचे। तो इसी पर जो मैंने शुरू में बात की थी, जो हमारे पीएससीज हैं या जो हमारे सीएससीज हैं, वहां पर एक हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक सेटअप है जो कि रूरल लोग पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए बना हुआ है। जी इश्यूज क्या है कि डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर क्यों नहीं है? तो कई बार आप देखेंगे कि ऑन पेपर डॉक्टर्स हैं और लेकिन फील्ड में वो नहीं है, या हफ्ते में 1 या 2 दिन जा रहे हैं। बाकी टाइम में सिस्टम कुछ इस तरह का है कि उनका आपस में, मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन इस तरह की सेटिंग्स हैं उनकी, एक जिस जो कि समहाउ कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड भी हैं, कि वो नहीं जाते हैं, अपना कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस में प्राइवेट रहते प्रैक्टिस हैं। चल रहे होते हैं और जैसे भी चीजें जो मैनेज करके, यानी कि मैनेज्ड सर्विसेज चल रही हैं। हाँ, मैनेज सर्विस चल रही हैं। तो अब इसको इंश्योर कौन करे? तो इसमें सीधा सीधा सवाल गवर्नेंस पे उठता है कि एक तो आपको जो डेफिशिएंसी है वो देखनी है, और दूसरा जो वहां पर लोग हैं या जो भी सर्विसेज हैं एग्जिस्टिंग, वो प्रॉपरली चालू है, प्रॉपरली सर्व कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। दोनों बातें हैं कि एक तो रिसोर्सेज हमारे पास कम है, ये चीज हमें देखनी है, और दूसरा जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रहा है। तो जब वहां पर हम नहीं दे पा रहे हैं एक क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर, बाकी आप स्पेशलिटी की तो बात दूर कीजिए, स्पेशलिटी की तो हम अगर बात ही नहीं नहीं दे कर पा रहे हैं तो रहे, एमबीबीएस से एक हाँ सिंपल फिजिशियन की हाँ बात कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान, आज की चर्चा से एक चीज निकल के आ रही है कि जो पॉलिटिकल, क्योंकि देखिए सब कुछ डिपेंडेंसी जो है सरकार के ऊपर है, सरकार पॉलिटिशियंस बनाते हैं, तो अल्टीमेटली जो पॉलिटिशियंस हैं वो, मुझे लगता है अब वो समय आ गया है कि पॉलिटिक्स में भी पढ़े लिखे लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि बात वही है कि अगर पढ़े लिखे लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसमें नहीं जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वही अनपढ़ लोग आते रहेंगे। अनपढ़ लोग, कोई स्वास्थ्य मंत्री बन जाएगा, कोई अनपढ़ शिक्षा मंत्री बन जाएगा, तो कोई अनपढ़ जो है तकनीकी मंत्री बन जाएगा। तो इस तरह से अगर चलती रहेगी तो फिर देश अनपढ़ों के ही जिम्मेदारी पे हो जाएगा। क्योंकि हम अगर पीछे भी केंद्र सरकार, अभी हम करंट सरकारों की बात कर लें, तो यहाँ का जो वित्त मंत्री था उसको वित्त की कोई जानकारी नहीं, जो रक्षा मंत्री था उसको कोई रक्षा की जानकारी नहीं, शिक्षा मंत्री पीछे जो थे वो पता लगा 12वीं फेल थे। तो इस तरह के अगर लोग मंत्री पद रखेंगे और इस तरह के लोग जो देश चलाने की कोशिश करेंगे, तो देश को क्या मिलेगा ये हम भली भांति समझ सकते हैं। डॉक्टर अंशुमान, मैं समझता हूँ आज की जी चर्चा हमारी काफी फ्रूटफुल देवेंद्र जी, मैं इस पे जो आपने बात उठाई है, पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेसी की एयर कंडीशन कमरे में डिसीजन मेकिंग का रिजल्ट आप इससे उदाहरण से ले सकते हैं। डॉक्टर आलोक ने जब दिखाया कि पीएचडी सीएचडी डेफिशिएंट है डॉक्टरों के लिए, जी, तो क्या हम इसका सोल्यूशन ढूंढें, या सोल्यूशन क्या निकला? बीच में आपने सुना होगा एक नाम, ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स क्या था कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, सिद्धा, यूनानी, इनके डॉक्टरों को 6 महीने 3 महीने कुछ था, एक शॉर्ट टर्म कोर्स करा के एलोपैथ की दवा लिखने के लिए इनको तैयार कर दिया जाए। देखिए इसमें कि जिनको एक्चुअल जानकारी नहीं होती है किस तरह से चीजों को मारते हैं, दे एक्चुअली इंटेंशनली स्पॉइल द थिंग और किल द थिंग। क्या हुआ, आयुर्वेद का डॉक्टर 4 या 5 साल उसने पढ़ाई करी आयुर्वेद की। अब वो चाहता था कि आयुर्वेद की प्रैक्टिस में करूं, एक डिग्निफाइड वैद्य की तरह काम करूं। उसको ये दिखाया गया कि तुम्हारे पढ़ने का कोई फायदा नहीं, 6 महीने तुम सीखो और क्रोसिन कैल्पल सिप्लॉक्सी गोली लिखो, ये दिखा दिया गया। तो आपने 2 विधाओं को मारा, एक तो आयुर्वेद को मार दिया, और दूसरा मेडिकल साइंस का जो एक्चुअल होना चाहिए उसके लिए वो डॉक्टर ट्रेन नहीं था, लेकिन आपने उसको मजबूर किया ब्रिज कोर्स के तहत ये करने के लिए। जो आपने बात कही पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स में आना, ये तब तक संभव नहीं है जब तक ग्लैमराइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल वर्ल्ड खत्म ना हो।
एक मंत्री जब चलता है तो उसके पीछे जो कुनबे चलते हैं, उनके शहर की गाड़ियां चलती हैं, या मंत्री आ रहा है तो डॉक्टर खड़े होते हैं। मेरा सिंपल मानना है कि जिस देश में वैद्य, विप्र और बुद्धिजीवी, तीन लोगों का, ज्ञानियों का, पढ़े लिखे लोगों का और डॉक्टरों का, इनका सम्मान नहीं होगा, उस देश का कुछ नहीं हो सकता है। ये मंत्री बनने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये अगर पॉलिसी आपके लिए बना रहे हैं, उदाहरण के तौर पे जो पायलट आपका हवाई जहाज उड़ा के ले जाता है, अगर अनक्वालिफाइड पायलट होगा तो क्या आप उस हवाई जहाज में चढ़ना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। सिमिलरली अगर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का टॉप पे बैठा और सारे डिसीजन मेकर नॉन डॉक्टर इस तरह से अनाप शनाप डिसीजन बना रहा है, तो क्या उस देश की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ आप उठाना चाहेंगे? आंसर इज नो। तो माइंडसेट आपको चेंज करने की जरूरत आ गई है और इसको चेंज करना पड़ेगा। जी, आप उठाना नहीं चाहेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, जिस तरह से आप कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, तो उसी तरह से मजबूरी हो जाती, कंपल्शन हो जाती कि यू हैव नो चॉइस। डॉक्टर आलोक, आपके क्लोजिंग कमेंट्स। रविंदर, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि अपनी जो हेल्थ केयर सिस्टम पर, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है हमारे देश की, तो मैं समझता हूं कि इसमें बहुत सारे पहलू हैं और काफ़ी कुछ पॉइंट्स ब्रीफ में आपने इसमें कवर किए हैं। लेकिन अभी भी बात वही निकल के आएगी जो अब डॉक्टर अंशुमन ने भी कई बार उसको मेंशन किया है। मैं इसको ये लेता हूं कि लेट द राइट पीपल। ये नहीं हो सकता कि हम लोग लिएंडर पेस से कहें कि जाके तुम क्रिकेट खेलो। तो राइट मैन राइट प्लेस पर होना चाहिए। और जैसा शुरू से हम लोग बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सोचने की ये जरूरत है कि अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी साइंटिफिकली ही होना चाहिए, और उसका सॉल्यूशन उसके जो रेलेवेंट एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं के माध्यम से आना चाहिए। तो जो भी हमें बात करनी है, अगर हेल्थ केयर की बात करनी है, पॉलिसीज की बात करनी है, तो एज राइटली मेंशन, सही जो अप्रोप्रिएट आदमी है, जो अप्रोप्रिएट एक्सपर्टीज है, उसी को वो लीड करना चाहिए। अब वो कैसे होगा, उसमें हमें पॉलिटिकल विल भी चाहिए, उसमें हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक सिस्टम भी चाहिए, और वो किस तरह से तय होगा, तो ये जैसा हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जनता को या हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस प्रोसीजर में एक सही लोग सही जगह पर किस तरह से पहुंचेंगे। तो ये हमें सोचना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा। ये हमें सोचना पड़ेगा, उसके लिए काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमान और डॉक्टर आलोक। आप दर्शकों, आप लोगों ने समझा कि अगर किस तरह से अगर आपको स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी चाहिए तो अल्टीमेटली आपको ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि इस सारे काम को करने के लिए जो कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, कोई संस्था जिम्मेवार है, तो वो है सरकार। और सरकार में आप किनको चुन के भेजते हैं ये हमें देखना है, क्योंकि आप सिर्फ अगर अनपढ़ लोगों को सरकार में भेजेंगे तो अनपढ़ लोग ही मंत्री बनेंगे और वही सरकार चलाएंगे, वही आपको रूल करेंगे और वही घटिया पॉलिसीज बनेंगी, जिसका भुगतेगा कौन? आप भुगतेंगे। क्योंकि अगर सरकार के मंत्रियों को कुछ भी सुविधाएं चाहिए, उनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं, उनका इलाज विदेशों में होता है, उनका इलाज ना यहाँ होता है ना उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की आवश्यकता है। सरकार से मंदिर आपने बहुत मांग लिए, सरकार ने 370 बहुत मांग लिए, सरकार से आपने गौ हत्या बंद करने की बात बहुत कर ली, गोबर गौमूत्र बहुत हो गया। अब वक्त आ गया है कि आप अपने बच्चों के लिए सरकार से मांग करें, क्योंकि अगर आज आप नहीं जागेंगे तो आने वाले समय में अल्टीमेटली आप ही भोगेंगे और कहेंगे कि ये देश अब रहने लायक नहीं रहा है। तो इस देश को रहने लायक हम सब लोगों को मिलकर ही बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और कल फिर हम एक एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि वो एजुकेशन पॉलिसी क्या है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 10 साल क्यों चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।